हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक सब्जेक्ट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द अनाबेस फार्मिंग, अनाबेस कल्चर, जिसको हम पाकू फिश, कोई फिश या फिर क्लाइंबिंग पर्च, चढ़ने वाली मछली के नाम से इसको हम जानते हैं। दोस्तों, इस पर प्रमोशन बहुत अच्छे से हो रहा है आजकल, जिसको सेंट्रल फिशरी डिपार्टमेंट हमारे जो है वो इस पर लगा हुआ है और इसका कल्चर कराने के लिए बहुत प्रमोट कर रहा है। इसके काफ़ी रीज़न हैं जिस पे हम आप डिस्कस करेंगे कि इसका कल्चर कैसे करें, कितना पीरियड लगता है और इसका मार्केट वैल्यू क्या है, इसका मेडिकल वैल्यू क्या है और क्यों हम इसका कल्चर करें, इस बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम बात करें इसके कल्चर की दोस्तों, तो इसका कल्चर इसका हैंडलिंग बहुत आसान है। छोटे से तालाब में भी इसका कल्चर आप कर सकते हैं और बड़े से बड़े तालाब में भी इसका कल्चर कर सकते हैं। यानी कि 100 स्क्वायर फीट से लेके आप 1 एकड़ 2 एकड़ आप इसका कल्चर आराम से कर सकते हैं। क्लब कल्चर में भी कार्प को छोड़ के आप इसका कल्चर कर सकते हैं। सिंघी के साथ, देसी मांगुर के साथ, नोना टेंगरा या गुलसा टेंगरा के साथ बहुत अच्छा इसका कल्चर हो रहा है। तो आप इसको बहुत इजी हैंडलिंग, बहुत हार्डी फिश है, बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स के गड़बड़ होने पे भी ये डिस्टर्ब नहीं होती और सबसे बड़ी बात ये एयर ब्रीदर है और ये जो है ऑक्सीजन जो है एयर से भी ले सकती है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा कल्चर में इसके बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बहुत एरिएशन की आपको बहुत ज़्यादा डिमांड की ज़रूरत नहीं है। 3 से 4 महीने के कल्चर में इसको मार्केटेबल साइज आप आराम से कर सकते हैं। बहुत ही इसका मार्केट में इसकी वैल्यू बहुत अच्छी है, बहुत डिमांड है इसका। बहुत टेस्टी मछली है, मेडिकल इम्पोर्टेंस भी इसका बहुत अच्छा है। इसके अंदर मिनरल और विटामिन वगैरह बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, सो दैट इसका डिमांड बहुत अच्छा है। टेस्ट की रिगार्डिंग में भी आप इसको अच्छा रेटिंग दे सकते हैं। इसका रेट जो है 150 रुपये से लेके 150 रुपीज़ पर केजी से लेके 400-500 तक भी इसका है। और ये मछली जो है आपको 3 से 4 महीने के कल्चर के दौरान ये आपको मान के चलिए ये इसकी जो साइज़ है 200 ग्राम टू 400 ग्राम आराम से हो जाती है। इसका FCR भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आराम से इसको आप किसी भी तरीके के चारे में भी आप इसका कल्चर कर सकते हैं। आप होममेड फीड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कंपनी फीड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट 30% प्रोटीन आप इसको देंगे ओवरऑल कल्चर में, ग्रो आउट कल्चर में, तो बहुत बेहतर है। सीड स्टॉकिंग के समय आपको 35 तक इसको प्रोटीन देना है आपको, तो इसका कल्चर बहुत ही अच्छा जाएगा। कल्चर के साथ थोड़ी सावधानियां हैं, इसको कार्प कल्चर के साथ ना करें और कभी कभी ये जब भूखी रहती है, आप चारा इसको नहीं प्रोवाइड करा पाते, आप एब्सेंट हैं, आदमी आपका एब्सेंट है, तो उसकी जो मछली की पूंछ है उसमें ये कट कर लेते हैं, ये उनको काट देते हैं। कभी कभी ये अपनी ही मछलियों की, जो अपनी साथी मछलियां हैं, उनकी आँख जो कमज़ोर होती है, उनकी आँख या पूंछ ये काट लेते हैं। तो इनको भूखा रखना थोड़ा सा दिक्कत में है। बाकी ये फीड कंटेंट, किसी भी तरीके का फीड ये ले सकती हैं, होममेड फीड दे सकते हैं, कंपनी फीड दे सकते हैं, आप कुछ भी देंगे। यहाँ तक कि ये अजोला भी खा लेती हैं, डकवीड भी खा लेती हैं, तो बहुत ही अच्छा इनका परफॉर्मेंस है ग्रो आउट कल्चर में। और इसके दूसरी सावधानी की जो बात करें, तो आप अगर तालाब में इसका कल्चर कर रहे हैं तो कोशिश करिए छोटे तालाब में करिए, 10,000 स्क्वायर फीट के तालाब में, या बड़ा भी कर तो सकते हैं बड़ा भी, लेकिन उसमें आपको एक थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। उसकी मॉस्किटो नेट से उसकी फेंसिंग आपको चारों तरफ से करानी पड़ेगी। अदरवाइज बायोफ्लाक में या RAS में इसकी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बारिश के दौरान खुद से ये बंधे पे चढ़ के मछली बाहर निकल सकती है, या पानी के फ्लो के साथ जो पानी, थोड़ा भी इसको पानी मिल जाएगा, सेलो बंधे से उतरता हुआ पानी, बारिश का पानी, उस पर भी आराम से चढ़ जाती है। इसीलिए इसका नाम क्लाइंबिंग पर्च भी है। इसको वाटर पैरामीटर डिस्टर्ब होने से इनको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ पे अन्य मछलियाँ, हमारी कार्प मछलियाँ या और सेहरे वाली जो मछलियाँ हैं जिनके शल्क होते हैं, उनको दिक्कत हो जाती है, बट ये छोटे शल्क होने के बावजूद इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत ही हार्डी नेचर की हैं और आप इनका पालन बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं और मुनाफा भी आपको कंपेटिवली आपको अच्छा मिलेगा। हाई डेंसिटी में भी आप इसको कर सकते हैं। हाई डेंसिटी में इसका स्टॉक आप मान के चलिए लोग तो 10,000 स्क्वायर फीट के तालाब में 10 बिस्वे में
आप इसका 50,000 40,000 तक स्टॉकिंग दे सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है विदाउट एरिएशन। बट एरिएशन देंगे तो इनका जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एरिएशन देने से मछली की अगर रिगार्डिंग में हम देखें कि उसके ऑक्सीजन कितना इनहेल करती है, तो सिर्फ यही सच नहीं है, क्योंकि जो वाटर का जो पैरामीटर्स वगैरह है या तालाब का जो डिकम्पोजिंग मेथड है, जो स्लज वगैरह का है, वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो अगर हाई डेंसिटी में जब आप कोई फिश करें तो आप मछली को ना सोच के बल्कि तालाब को सोच के आप एरिएशन ज़रूर दें। इसका आपको रिवर्स रिएक्शन बेनिफिट के रूप में पक्का मिलेगा। ये ग्रो आउट कल्चर के दौरान बहुत ज़्यादा बीमार या बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होती, क्योंकि बहुत हार्डी नेचर का है। बट एक इसकी बीमारी बहुत कॉमन है, कभी कभी हो जाता है पैपिलोमा। वो आपको उसमें आप एंटीबायोटिक्स वगैरह आप देंगे और वाटर सैनिटाइज़र वगैरह, तो आप आराम से इसको ठीक कर लेंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इसका कल्चर बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत शॉर्ट टर्म में है, अच्छा मुनाफा पाएंगे, हाई डेंसिटी में भी कम इसका कल्चर कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत ही मुनाफा देने वाली मछली है। दोस्तों, आजकल जो मैं श्रृंखलाएँ जो इसका बना रहा हूँ, मैं उन्हीं मछलियों को आप तक पहुँचा रहा हूँ जो किसी भी स्थिति में पल सके, जिसको आप अपना चारा भी दे सके और आपको छोटे से जगह में भी आप उसका पालन बहुत अच्छा ज़्यादा मात्रा में कर सकें। इसके लिए मैं उन्हीं मछलियों को चुन के आप तक मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। इसके बाद फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू।